फिर स्वागत है सारथी क्लासेज में, जहां आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें करंट अफेयर्स और जीके जीएस के प्रश्न होंगे। यदि आप यूपीएससी प्री और यूपीपीसीएस प्री, आरओ, यूपी पेट अन्य विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। लक्ष्य सिंह सा साधो, जो हर हाल में प्राप्त करो। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न हमारा है, मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत गठित किया गया है। तो यह कथन गलत हो जाता है। यह रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 के तहत रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत गठित किया गया और रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 जेड बी में इसमें संशोधन करके मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, तो यह सही है। अगला है, केंद्रीय वित्त मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में आरबीआई के गवर्नर काम करते हैं, वित्त मंत्री नहीं काम करते हैं इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सिर्फ 2 नंबर सही है और बाकी 1 और 3 नंबर कथन गलत है। ऑप्शन बी सही हो जाता है यहाँ पर। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यापक कार्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त व्यापक कार्य योजना के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक परमाणु समझौता है, यह कथन सही हो जाता है। इजराइल और ईरान इसके सदस्य हैं, तो यह कथन गलत हो जाता है। इजराइल ईरान इसके सदस्य नहीं है। इसमें 5P और जर्मनी इसके सदस्य हैं। 5P में कौन कौन शामिल है? तो जो वीटो पावर वाले 5 देश हैं, रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, ये 5 शामिल हैं। और जर्मनी 6 देश ये शामिल हैं। और ईरान के साथ इसका समझौता हुआ था। इससे अमेरिका 2015 में बाहर हो गया था। तब से यह व्यापक कार्य योजना निष्प्रभावी सी हो गई है। यह कार्य योजना ईरान को आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाने की अनुमति प्रदान करेगी। तो यह नियंत्रण लगाती थी, नहीं, हाँ, यह परमाणु आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाने के लिए अनुमति प्रदान करती थी। सही है। नहीं, यह गलत हो जाता है। तो इसमें सही केवल सही कथन इसमें बचता है केवल 1 नंबर, और 2 उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 2 और 3 गलत हो जाते हैं और 1 नंबर सही कथन है। अगला प्रश्न है, इसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट कोऑपरेशन फुल फॉर्म है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय खाद्य और खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फसाई का प्रशासन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
अगला है फसाई में कुल 1/3 सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। तो पहला कथन गलत हो जाता है। फसाई का नियंत्रण स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसमें 1/3 महिला सदस्य होनी चाहिए, ये कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला निजता के अधिकार से संबंधित है। तो यह कथन सही हो जाता है। निजता का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। हाँ, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा पुट्टास्वामी केस में माना गया था। तो ये दोनों कथन सही हो जाते हैं। सी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सही है। वह तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिए थे, सही है। उन्होंने हिंदू महिलाओं का उदय और पतन नामक पुस्तक लिखी, यह भी सही है। यह तीनों ही कथन सही हो जाते हैं। डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है भारत में अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकरण मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, सही है। अधिकरण मूल संविधान में नहीं थे, इससे संविधान संशोधनों द्वारा जोड़ा गया और भाग 14A में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 323 प्रशासनिक न्यायाधिकरण में न्यायाधिकरण से संबंधित है, सही है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से संबंधित है अनुच्छेद 323। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। यहाँ सही वाला पूछा था, सही कथन। अगला प्रश्न है हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा नहीं जारी किया जाता, विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं जारी किया जाता, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन मेघ चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसे साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान है। तो यह कथन सही हो जाता है। यह बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसे साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान है। इसका संचालन राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। तो यह भी सही हो जाता है। यहाँ पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों कथन सही हैं। पंचतीर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचतीर्थ को अम्बेडकर सर्किट के नाम से जाना जाता है, सही है। महापरिनिर्वाण भूमि पंचतीर्थ के 5 पर्यटन स्थलों में से है, सही है। तो अम्बेडकर के जीवन से संबंधित जो उनके जन्म और महापरिनिर्वाण इनसे संबंधित जो 5 स्थल हैं उनको पंचतीर्थ घोषित किया गया है। इसमें पूछा गया उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो ए और बी दोनों कथन सही हैं। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। आइए देखते हैं। यह 3 चरणों वाली मिसाइल है, नहीं, यह 2 चरणों वाली मिसाइल है। पहला चरण है ठोस प्रणोदक है और सेकंड चरण में लिक्विड प्रणोदक इस्तेमाल किया जाता है। यह फायर एंड टारगेट सिद्धांत पर काम करती है। तो यह कथन सही है। इसका नाम भारत और रूस की नदियों के नाम पर रखा गया है। यह भी कथन सही है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की
कुसोवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मपुर रखा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाता, 2 और 3 सही कथन है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल कोर्ट जज के न्यायाधीशों ICJ के न्यायाधीशों को 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है, यह कथन सही है। ICJ के न्यायाधीशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है, यह भी सही है। इसमें 15 न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं 9 वर्ष के अंतराल पर, जिनका वेतन और पेंशन का भी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दी जाती है। यहाँ पूछा क्या गया है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ दोनों कथन सही हो जाते हैं। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है और इनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। अगला कथन है, राष्ट्रीय आयुष मिशन आयुष मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, गलत है। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हैं, यह कथन गलत है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 100% भी वित्त पोषित हो सकती हैं और कम वित्त पोषण भी केंद्र सरकार कर सकती है और कुछ राज्य सरकारें भी इसका वित्त पोषण कर सकती हैं। तो इसमें पूछा गया उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो केवल इसमें कोई भी नहीं सही है, ना तो 1 ना 2। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाता, ना ही 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत और मेक्सिको का व्यापार संतुलन मेक्सिको के पक्ष में बना हुआ है, यह कथन गलत हो जाता। भारत और मेक्सिको के बीच व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में पिछले 8-9 वर्षों से बना हुआ है। 9 वर्ष से भारत के पक्ष में बना हुआ है। औपनिवेशिक काल में मेक्सिको स्पेन उपनिवेश था, जबकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, यह कथन सही हो जाता है। उपनिवेश काल में स्पेन का उपनिवेश मेक्सिको था और भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसमें पूछा गया, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो कथन 2 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सैन्य युद्धाभ्यास में भाग लेता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA और भारत के बीच युद्धाभ्यास होता है। भारत और USA के बीच युद्धाभ्यास नामक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सैन्य अभ्यास क्वाड सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो क्वाड सदस्यों द्वारा मालाबार युद्धाभ्यास किया जाता है। इस बार ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया और 4 सदस्य देश इसमें भाग लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, USA और जापान। निम्नलिखित में से कौन सा देश अभ्यास काकाडू की मेजबानी करता। तो ऑस्ट्रेलिया का युद्धाभ्यास काकाडू की मेजबानी करता है। शुभंकर जागृत किससे संबंधित है। तो उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता से संबंधित है शुभंकर जागृत। और इसे उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नितिन गुप्ता को बनाया गया है।
वह देश जिसने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना लॉन्च किया है। तो जुलजाना को ईरान ने लॉन्च किया है, जो रॉकेट प्रक्षेपण यान है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो असीम अरुण को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले राम बाबू हरित अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान उड़ीसा को प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को सेकेंड स्थान प्राप्त हुआ है संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न है, मिशन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन वात्सल्य एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, सही है। इससे पहले बाल संरक्षण सेवा योजना के नाम से जाना जाता था, सत्य है। 2009 तक इसे बाल संरक्षण सेवा योजना के नाम से जाना जाता रहा है। तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, दोनों कथन सही हैं। असत्य कथन पूछा गया था, माफ कीजिएगा, असत्य कथन। तो यहाँ पर ना तो एक और ना ही दो, दोनों कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर ना तो एक ना तो दो सही हो जाएगा, क्योंकि यह भी कथन सही है, यह भी सत्य सही है और यहाँ असत्य पूछा गया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत गूगल के द्वारा शुरू की गई है, जो कि एक डिजिटल वर्चुअल स्कूल होगा। और यह स्कूल जुलाई 2023 से शुरू हो जाएंगे। स्वामी रामानुजाचार्य से संबंधित स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया? श्रीनगर में अमित शाह ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत रंग महोत्सव का आयोजन ग्वालियर में इस बार किया जा रहा है और इसे भारतीय नाट्य कला संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। भारतीय नाट्य कला संस्थान द्वारा इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? तो महोबा से गुजरता है, जालौन से गुजरता है, हमीरपुर से गुजरता, औरैया से गुजरता है, इटावा से गुजरता है, औरैया, इटावा, से गुजरता, झांसी से या नहीं गुजरता। 7 जिलों से होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरता है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरता, झांसी से नहीं गुजरता। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश के रामगुंडम जिले के आंध्र प्रदेश के रामगुंडम जिले में एनटीपीसी द्वारा भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संचालित तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट, इसे यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्री रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। इसमें भुखमरी से संबंधित जो आंकड़े हैं उससे यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत कौन सा स्थान रहा है भारत का? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 135वां स्थान रहा है 2022 में। अगला प्रश्न है, कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों के हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहते हैं? तो इसे करेवा कहते हैं, और करेवा में केसर की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यह केसर की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं? तो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियां आती हैं। कश्मीर हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल ये 3 श्रेणियां आती हैं। लद्दाख श्रेणी नहीं आती। बरकान स्थलाकृति का संबंध किससे है? तो बरकान स्तूप होते हैं जो बलुकाओं से निर्मित किए जाते हैं, जो मरुस्थल से संबंधित हैं मुख्यतः। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो गुजरात भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, और विश्व का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कनाडा है। विश्व का सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा है, और भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो गुजरात कठियावाड़ यह सही है, जो पश्चिमी तटीय मैदान का विभाजन करता है। महाराष्ट्र का कोंकण तट यह भी सही है। केरल का कोरोमंडल तट यह भी पश्चिमी तटीय मैदान का विभाजन करता है, लेकिन कर्नाटक का मालाबार तट पश्चिमी तटीय मैदान का विभाजन नहीं करता। यह पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है, कर्नाटक मालाबार तट। भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। तो भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी द्वीप अंडमान द्वीप समूह में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 इससे संबंधित है। इसमें अवकाश, छुट्टियां जो हैं और जो अन्य सामाजिक लाभ श्रमिकों को दिलाए जा सकते हैं वो इसमें वर्णित किए गए हैं। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 संबंधित है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 इससे संबंधित है। चाय बागान अधिनियम 1926 बागान अधिनियम 1926 इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण ऋण सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी किए जा सकते हैं। यह कथन सही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी और सरकारी प्राधिकरण दोनों को जारी किए जा सकते हैं। परमादेश ऋण किसी निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। यह कथन भी सही है। निजी व्यक्ति के खिलाफ तब जबकि उसने किसी भ्रष्टाचार में किसी सरकारी अधिकारी का साथ न दिया हो, तब तक परमादेश ऋण नहीं जारी किया जा सकता। यह निजी अधिकारियों या निजी कार्यालयों को ही परमादेश ऋण जारी किया जा सकता है। यहाँ पर पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। मून लाइटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मून लाइटिंग नियमित काम के घंटों के बाद माध्यमिक नौकरियों को करने की प्रथा को संदर्भित करता है। सही है यह कथन। भारत में एक कानून है जो गोपनीयता के मुद्दों के कारण एक व्यक्ति को कई काम करने से रोकता है। ऐसा भारत में कोई भी कानून नहीं है जो
व्यक्ति को एक काम के बाद दूसरे काम को करने से रोकता है। अभी विप्रो कंपनी ने अपने कुछ कर्मचारियों की छटनी इसी आधार पर, मून लाइटिंग के आधार पर की थी कि विप्रो ने आरोप लगाया था कि यह इसमें विप्रो में काम के बाद किसी अन्य कंपनियों में भी जॉब करते हैं, जिसलिए उसने छटनी कर दी थी उन कर्मचारियों की। तो यहाँ पर पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो उपयुक्त कथनों में से केवल एक सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। संसदीय स्थायी समिति प्रकृति में स्थायी और निरंतर कार्य करती है, यह कथन सही है। संसदीय स्थायी समिति प्रकृति में स्थायी होती है और निरंतर कार्य करती है। लोक लेखा समिति एक तदर्थ समिति है, यह कथन गलत हो जाता है। लोक लेखा समिति एक स्थायी समिति है जो संसद के गठन से पूर्व ही इसका निर्माण कर दिया गया था, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। यहाँ पूछा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, तो यहाँ पर केवल कथन एक सही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन एक इसमें सही हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री वर्मी कंपोस्ट के लिए आवश्यक नहीं है। तो वर्मी कंपोस्ट जो कि प्रकृति अनुकूल खाद जिसे कहते हैं उसके बारे में है। तो इसे केचुआ और कृषि उद्योगों के व्यर्थ पदार्थ जो हैं उन्हें सड़ा कर छोटे छोटे गड्ढों में भरकर इसे तैयार किया जाता है और इसके लिए खुदे हुए कुओं की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर खुदे हुए कुओं की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है रिपीट हो गया प्रश्न मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत गठित किया गया, गलत है। यह रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत गठित किया गया, इसमें 6 सदस्य होते हैं, यह कथन सही हो जाता है। इसमें 6 सदस्य होते हैं। इसके वित्त मंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, यह कथन भी गलत हो जाता है। इसके पदेन अध्यक्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं। यह प्रश्न अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था। यहाँ पर इसमें ऑप्शन केवल बी सही होता है, कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा द्वारा जारी रैंकिंग कितनी श्रेणियों में जारी की जाती है। तो इसमें 11 श्रेणियों में राष्ट्रीय संस्थागत ढांचा द्वारा जारी रैंकिंग 11 श्रेणियों में जारी की जाती है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग फ्रेमवर्क। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को विश्व हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद मित्रों, आज की क्लास इतनी है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।